नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के चार बेसिक फंक्शन होते हैं: प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो और मिनरल रिसाइकलिंग। सबसे पहले प्रोडक्टिविटी को देखते हैं। प्रोडक्टिविटी क्या होती है? किसी भी ट्रॉफिक लेवल पे पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम में जितनी एनर्जी का सिंथेसिस हो रहा है वो क्या होती है? प्रोडक्टिविटी होती है। प्रोडक्टिविटी फर्दर दो टाइप की होती है, एक तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है और एक सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होती है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो प्रोडक्टिविटी होती है उसको प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? जो कंज्यूमर ऑर्गेनिक मैटर या बायोमास का सिंथेसिस करते हैं वो क्या होती है? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होती है। मतलब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो जो प्रोड्यूसर्स द्वारा प्रोडक्टिविटी होती है वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जो कंज्यूमर्स के द्वारा जो प्रोडक्टिविटी होती है वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होती है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी फर्दर दो टाइप की होती है, एक तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है और एक नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? जितनी भी फोटोसिंथेसिस में टोटल एनर्जी का सिंथेसिस होता है वो क्या होती है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है। मतलब फोटोसिंथेसिस में जितनी टोटल एनर्जी बनी वो क्या होगी? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी। और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करें तो जो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है उसमें से जो लॉस हुआ है रेस्पिरेशन और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के थ्रू, उसको अगर अपन माइनस कर दे तो अपने पास क्या आ जाएगा? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आ जाएगा। तो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो क्या होगी? टोटल फोटोसिंथेसिस से जितनी एनर्जी बनी वो। और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होगी? अपन ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से जितना भी लॉस होगा, और लॉस मेनली कहाँ से होता है? रेस्पिरेशन और जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में जितनी एनर्जी लॉस हुई है उसको अपन क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आ जाएगा। और ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? हेट्रोट्रॉप्स के लिए एनर्जी अवेलेबल होती है। फिर नेक्स्ट है नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? रेट ऑफ स्टोरेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर नॉट यूज बाई हेट्रोट्रॉप्स। मतलब वो एनर्जी जो हेट्रोट्रॉप्स के द्वारा यूज नहीं की गई हो। तो अपन को पता है कि हेट्रोट्रॉप्स के द्वारा जो एनर्जी यूज की गई है वो क्या होती है? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में अपन माइनस कर देंगे हेट्रोट्रॉप्स के द्वारा जो एनर्जी कंज्यूम की गई है, तो अपने पास क्या आ जाएगी? नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। तो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो फोटोसिंथेसिस में जितनी एनर्जी का सिंथेसिस हुआ वो हो जाएगी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में अपन इस ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से लॉस को माइनस कर देंगे, और यहाँ पे नेट जो कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी होगी उसमें क्या करेंगे? जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अपने पास मिली है उसमें से अपन हेट्रोट्रॉप्स ने जितना कंज्यूम किया उसको माइनस कर देंगे। अगर अपन से क्वेश्चन में पूछे कि पर यूनिट एरिया में मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी किसकी है, पर यूनिट एरिया में मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी किसकी है, तो वो क्या हो जाएगा? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अपना आंसर होगा। और अगर अपन से पूछे कि एक्वेटिक जो इकोसिस्टम होता है उसमें लीस्ट प्रोडक्टिविटी किसकी होती है, तो जो डीप लेक्स होती हैं उनकी लीस्ट प्रोडक्टिविटी होती है। और एक्वेटिक इकोसिस्टम में अपन बात करें हाईली प्रोडक्टिव इकोसिस्टम कौन सा होता है? कोरल रीफ होता है। एक्वेटिक की बात करें तो वहाँ पे जो लीस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम होगा वो क्या होगा? डीप लेक्स होगा। और जो हाईली प्रोडक्टिव होगा वो कोरल रीफ्स होगा। अब हम लिमिटिंग फैक्टर की बात करें, ओशन प्रोडक्टिविटी में जो लिमिटिंग फैक्टर होता है वो नाइट्रोजन होता है, और लेक प्रोडक्टिविटी में जो लिमिटिंग फैक्टर होगा वो क्या होता है? फॉस्फोरस होता है। और अपन लैंड इकोसिस्टम की बात करें तो लैंड इकोसिस्टम में मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी किसकी होगी? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की होगी। और सबसे कम प्रोडक्टिविटी लैंड इकोसिस्टम में किसकी होगी? डेजर्ट की होगी। और अगर अपन को एक्वेटिक या लैंड नहीं पूछा, अपन से सिंपली ये पूछा कि पर यूनिट एरिया में मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी क्या होगी, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो जाएगा। एक्वेटिक की बात करेंगे तो मैक्सिमम प्रोडक्टिव इकोसिस्टम कोरल रीफ हो जाएगा, और लैंड की बात करेंगे तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो जाएगा। और ओशन प्रोडक्टिविटी में नाइट्रोजन लिमिटिंग फैक्टर होता है, और लेक प्रोडक्टिविटी में फॉस्फोरस लिमिटिंग फैक्टर होता है। सिस्टम का जो सेकंड बेसिक फंक्शन होता है वो क्या होता है? डिकम्पोजिशन होता है। डिकम्पोजिशन क्या होता है? जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होता है उसका इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करना ही क्या होता है? डिकम्पोजिशन होता है। और यहाँ पे डिकम्पोजिशन के 5 स्टेप्स होते हैं: फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग और कैटाबॉलिज्म। ये तीनों स्टेप तो साइमल्टेनियसली ऑपरेट करेंगे, और जो ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन होगा वो सॉइल के डिकम्पोजिशन के दौरान होगा। तो डिकम्पोजिशन क्या होता है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेक डाउन किसमें? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे CO2, H2O और न्यूट्रिएंट्स। और इसमें 5 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है इसमें फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा? जो डेट्रिटिवोरस होते हैं, अपन ने देखा था अर्थवॉर्म क्या होता है? डेट्रिटिवोरस होते हैं। ये क्या करेंगे? जो डेट्राइटस होता है उसको स्मॉलर पार्टिकल में ब्रेक करेंगे। और नेक्स्ट स्टेप होता है लीचिंग। लीचिंग में क्या होगा? वाटर के थ्रू जो वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स होंगे
वो पानी के साथ कहाँ चले जाएंगे, नीचे सॉइल हॉरिजॉन में चले जाएंगे और वो अनअवेलेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होगा, जो फ्रेगमेंटेशन में जो डेट्राइटस का फॉर्मेशन हुआ है, अब जो बैक्टीरियल और बैक्टीरिया और फंगाई होंगे, वो अपने बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम के थ्रू जो डेट्राइटस बना है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, उसको क्या करेंगे, डिग्रेड करेंगे सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में। तो कैटाबॉलिज्म में क्या होगा, जो डेट्राइटस बना है उसका डिग्रेडेशन होगा सिंपल सब्सटेंस में। नेक्स्ट स्टेप है ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन में क्या होगा, ह्यूमस का फॉर्मेशन होगा, और ह्यूमस क्या होता है, एक डार्क कलर का अमॉर्फस सब्सटेंस होता है। तो ह्यूमिफिकेशन में क्या होगा, ह्यूमस का फॉर्मेशन होगा, और जो ह्यूमस होता है वो क्या होता है, हाईली रेजिस्टेंट होता है। जो माइक्रोबियल एक्शन होते हैं उनके प्रति हाईली रेजिस्टेंट होता है और स्लोली डिकम्पोज होता है और एज ए रिजर्वॉयर ऑफ न्यूट्रिएंट एक्ट करता है। तो ह्यूमस क्या होता है, माइक्रोबियल एक्शन के लिए हाईली रेजिस्टेंट होगा और एज ए रिजर्वॉयर वर्क करेगा न्यूट्रिएंट्स के लिए। नेक्स्ट होता है इसमें ह्यूमिफिकेशन के बाद में मिनरलाइजेशन। इसमें क्या होगा, जो ह्यूमिफिकेशन में जो ह्यूमस का फॉर्मेशन हुआ है, अब इस ह्यूमस का फर्दर क्या होगा, डिग्रेडेशन होगा और उससे क्या होगा, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का फॉर्मेशन होगा। तो देखा अपन ने कैसे ऑर्गेनिक मैटर से इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का फॉर्मेशन होता है। इसमें 5 स्टेप्स हैं। फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, जो डेट्रेटिवोरस होंगे वो डेट्राइटस, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होगा उसको डेट्राइटस में कन्वर्ट करेंगे। फिर वो जो डेट्राइटस है उसमें क्या होगा, लीचिंग होगी, जिसके थ्रू क्या होगा, जो वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स होंगे वो नीचे सॉइल हॉरिजॉन में चले जाएंगे और अनअवेलेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट कैटाबॉलिज्म होता है, जिसमें क्या होगा, जो डेट्राइटस फॉर्म हुआ है वो बैक्टीरिया और फंगाई के एंजाइम से फर्दर क्या होगा, डिग्रेड होगा और सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ह्यूमिफिकेशन के प्रोसेस में क्या होता है, ह्यूमस का फॉर्मेशन होता है। ह्यूमस क्या होता है, एक डार्क कलर का अमॉर्फस सब्सटेंस होता है जो कि हाईली रेजिस्टेंट होता है माइक्रोबियल एक्शन से, जो कि बहुत धीरे डिकम्पोज होता है और एज ए रिजर्वॉयर ऑफ न्यूट्रिएंट्स एक्ट करता है। उसके बाद में मिनरलाइजेशन की प्रोसेस होती है। मिनरलाइजेशन में क्या होगा, जो ह्यूमस होगा उसका फर्दर डिग्रेडेशन होगा और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का रिलीज होगा। नेक्स्ट अपन फैक्टर्स देखते हैं जो डिकम्पोजिशन को इफेक्ट करते हैं। जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस होती है वो ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस होती है, मतलब डिकम्पोजिशन के दौरान ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है। और जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन होती है वो किस पे डिपेंड करती है, केमिकल कंपोजिशन, जो डेट्राइटस का केमिकल कंपोजिशन होता है उस पर डिपेंड करती है, और जो क्लाइमेटिक फैक्टर होंगे उन पे रेट ऑफ डिकम्पोजिशन डिपेंड करती है। जो डिकम्पोजिशन होता है वो स्लो होगा अगर डेट्राइटस जो होगा वो लिग्निन और काइटिन, अगर डेट्राइटस में लिग्निन और काइटिन प्रेजेंट होगा तो उसमें डिकम्पोजिशन की जो रेट होगी वो स्लो होगी, और डिकम्पोजिशन की रेट क्विक होगी अगर डेट्राइटस जो होगा वो नाइट्रोजन रिच होगा और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस प्रेजेंट होंगे उसमें। तो जो डिकम्पोजिशन की रेट होगी वो क्या होगी, क्विक होगी, फास्ट होगी। और डिकम्पोजिशन के लिए वार्म और मोइस्ट एनवायरनमेंट चाहिए होते हैं। जो वार्म और मोइस्ट एनवायरनमेंट होते हैं वो डिकम्पोजिशन को फेवर